Hello everyone, welcome to Biotech Sapiens. In the series of solutions, बेसिकली आज हम इस सेशन के अंदर जो CSIR UGC नेट लाइफ साइंस के जो मॉर्निंग शिफ्ट में जेनेटिक्स सब्जेक्ट के जो क्वेश्चंस आए थे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि किन किन टॉपिक्स के ऊपर और किस किस टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो आपके जेनेटिक्स के ऊपर एग्जाम में आए थे। ठीक है, सो सबसे पहले जो क्वेश्चन आया था दैट वाज रिलेटेड टू योर बेसिकली जो आपका जो हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम होता है। ठीक है, या जनरली ये तो एक जनरली क्वेश्चन है वैसे तो यहां पर हमें क्या क्वेश्चन गिवन है, द डोमिनेंट एंड रिसेसिव एलील्स ऑफ द जीन आर कैपिटल ए एंड स्मॉल ए रिस्पेक्टिवली। ठीक है, इन 1000 ऑफ स्प्रिंग इफ 500 आर स्मॉल ए एंड 500 आर ऑफ अदर जीनोटाइप्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लाइकली कॉम्बिनेशन ऑफ पेरेंटल जीनोटाइप्स। ठीक है, ये तो जनरली क्वेश्चन है। वो आपको कह रहा है कि आपको दो एलील हैं, एक एलील है कैपिटल ए और दूसरी एलील है स्मॉल ए। ठीक है, वो कह रहा है टोटल आपके 1000 ऑफ स्प्रिंग है एंड आउट ऑफ 1000 जो 500 है वो मेरे स्मॉल ए हैं। ठीक है, और बाकी जो 500 हैं बाकी जो भी जीनोटाइप हो सकता है उनका। ठीक है, अब देखो क्या होता है ना, दोनों बेसिकली 500 स्मॉल ए आ रहे हैं। ठीक है, तो जैसे जनरली हमें पता है कि जब हम टेस्ट क्रॉस कराते हैं, ठीक है, जैसे अगर आप कैपिटल ए को स्मॉल ए से कराओ तो हमें पता है कि जो रेशियो आती है वो कितनी आती है, 1:1। जीनोटिपिक रेशियो भी 1:1 आती है, फिनोटिपिक रेशियो भी 1:1 आती है। ठीक है, इसका मतलब क्या है ना, अगर 1000 में से 500 स्मॉल ए है तो इसका मतलब जो 500 होंगे वो आपके कैपिटल ए स्मॉल ए होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब जो जीनोटाइप होना चाहिए वो कैपिटल ए स्मॉल ए और स्मॉल ए। ठीक है, क्योंकि ये देखो ना, अगर आप कैपिटल ए को कैपिटल ए स्मॉल ए से कराते हो तो 3:1 आती है। ठीक है, इस केस में तो स्मॉल ए आ ही नहीं सकते, क्योंकि दोनों पेरेंट से एक एक स्मॉल ए एक पेरेंट से आना चाहिए, दूसरा दूसरे से आना चाहिए। इसमें भी नहीं हो सकता, तो सिर्फ एक ही आंसर बनेगा, दैट इज आंसर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द डिजीज फिनाइल कीटोन्यूरिया। ठीक है, फिनाइल कीटोन्यूरिया डिजीज का जब भी नाम आता है तो वही नो कि ये किस टाइप की डिजीज है, आपकी ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। ठीक है, इट इज कोज्ड बाय द नल एलील ऑफ द जीन फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। ठीक है, मतलब जब फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज वाली जीन में म्यूटेशन हो जाती है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ए रिसेसिव म्यूटेशन। ठीक है, क्योंकि ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर होता है ये। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द वाइल्ड टाइप एलील ऑफ फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। वाइल्ड का मतलब क्या है कि वो आपकी नॉर्मल है या म्यूटेटेड नहीं है। ठीक है, तो एक तो वगैरह गेन ऑफ फंक्शन। ठीक है, क्योंकि वाइल्ड टाइप की बात हो रही है ना, तो वाइल्ड टाइप में तो ऐसा तो है नहीं कि जीन के अंदर म्यूटेशन होने के बाद उसने फंक्शन अटेन करा है, तो ये तो गलत है। ठीक है, हैप्लो सफिशिएंट। ठीक है, हाँ ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि क्या होता है ना, फिनाइल कीटोन्यूरिया में जैसे आपने कह दिया आपके पास दो एलील हैं, एक कैपिटल ए है एक स्मॉल ए है। ठीक है, तो कैपिटल ए नॉर्मल होता है, कैपिटल ए स्मॉल ए भी नॉर्मल होता है, क्योंकि डिजीज उसी को होती है जो स्मॉल ए है। ठीक है, तो रिसेसिव डिसऑर्डर तभी आपको देखने को मिलता है जब दोनों रिसेसिव एलील होती हैं। ठीक है, तो हैप्लो सफिशिएंट आपका बेसिकली सही होना चाहिए। एपिस्टेटिक की बात नहीं करते हैं यहाँ पर, और वाइल्ड टाइप के लिए हम एलील विद एडिटिव इफेक्ट भी आपकी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होना चाहिए आपका बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग म्यूटेशंस इन द माइटोकॉन्ड्रिया ड्यूरिंग एजिंग इज इनकरेक्ट। ठीक है, कि माइटोकॉन्ड्रिया के रिगार्डिंग कुछ म्यूटेशंस की बात कर रहा है और हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। पहली स्टेटमेंट है, म्यूटेशंस इन द माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम लीड टू डिफेक्ट्स इन द एनर्जी प्रोडक्शन। ठीक है, ऐसा हो सकता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया की जीनोम में अगर कुछ चेंज आ गया उसकी वजह से एनर्जी प्रोडक्शन में डिफेक्ट हो सकता है, तो ये तो आपका करेक्ट है। द म्यूटेशन इन द माइटोकॉन्ड्रिया इज मच हाइयर देन दैट इन द न्यूक्लियस। ठीक है, अब ये तो हमें चलो पता होना चाहिए कि ऐसा कुछ होता है या नहीं होता है कि माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम के अंदर म्यूटेशन का रेट एजिंग के टाइम पे, ठीक है, न्यूक्लियस से ज्यादा होता है या नहीं होता है। बाकी स्टेटमेंट्स देखते हैं, क्योंकि तभी हम जज कर पाएंगे कि ये करेक्ट है इनकरेक्ट है। म्यूटेशंस रिड्यूस रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज प्रोडक्शन सिंस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इज फॉल्टी। ठीक है, अब इस लाइन के अंदर गलती है। अगर आपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ी है तो मुझे पता है कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, जब वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती है तो लास्ट में जो एक्सेप्टर होता है इलेक्ट्रॉन का वो होता है ऑक्सीजन, और फाइनल प्रोडक्ट मेरा क्या बनता है, वाटर।
ठीक है। अब क्या होगा, अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन फॉल्टी है म्यूटेशन की वजह से, वो नहीं चल रही है, तो जो ऑक्सीजन है वो वाटर में नहीं कन्वर्ट हो रही, ऑक्सीजन वाटर में नहीं कन्वर्ट हो रही, तो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज जो है वो रिड्यूस नहीं होगी, वो आपकी इंक्रीज होगी। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो इसका मतलब आपका ये स्टेटमेंट भी सही है कि जो म्यूटेशन रेट होता है माइटोकॉन्ड्रिया का एजिंग के टाइम पे, वो आपका ज्यादा होता है, और देर इज एन एनहांस्ड रेट ऑफ एपोप्टोसिस इन सेल्स विद म्यूटेंट माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो ये सारी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। तो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन नहीं चल रही है, तो इसका मतलब ऑक्सीजन यूटिलाइज नहीं हो रही है, ऑक्सीजन यूटिलाइज नहीं हो रही है, तो इसका मतलब वो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज की जो प्रोडक्शन है वो आपकी क्या होगी, इंक्रीज होगी, ना कि रिड्यूस होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए पॉपुलेशन ऑफ एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम अ फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील हमें दे रखा है, आई ए इज 0.3, आई बी 0.2 और स्मॉल आई की 0.5। व्हाट वुड बी द एक्सपेक्टेड परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन विद ब्लड ग्रुप ए कंसिडरिंग दैट द पॉपुलेशन इज अंडर हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब देखो क्या होता है ना, जब हम ब्लड ग्रुप ए की बात करें, तो ब्लड ग्रुप ए में दो पॉसिबिलिटी हैं। ब्लड ग्रुप अगर ए की बात करें, तो जिसका आई ए है वो भी ब्लड ग्रुप ए है, और जिसका जीनोटाइप आई ए स्मॉल आई है उसका ब्लड ग्रुप भी क्या आपका ए है। ठीक है, अब आई ए की फ्रीक्वेंसी की बात करें, ठीक है, तो वो तो सिंपली आपको आई ए की लेनी है, विच इज 0.3 का स्क्वायर। वो तो कितना आ जाएगा, 0.3 का स्क्वायर, विच कम्स आउट टू बी 0.09। ठीक है, आई ए स्मॉल आई क्योंकि हेटेरोजाइगस है, इसके लिए 2 इंटू आपको करना पड़ेगा 0.3 इंटू 0.5। ठीक है, तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें, 2 इंटू 0.3 इंटू 0.5, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 0.30। ठीक है, 0.3 इंटू 0.5 इंटू 2, अगर इसको मैं निकाल लो तो ये 0.3 आ रहा है। ठीक है, अब ए ब्लड ग्रुप ही पूछा है, तो 0.3 प्लस 0.09, सो इट कम्स आउट टू बी 0.39। और क्योंकि मेरे से आंसर परसेंटेज में पूछा है, सो आई विल मल्टीप्लाई इट विद 100, और मेरा जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, 39%। सो 39% इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहां पर क्या गिवन है कि ए म्यूटेशन है किसके अंदर, दैट इज इन द ड्रोसोफिला जीन, म्यूटेशन इन द ड्रोसोफिला जीन कॉजेज ए रिडक्शन इन आई साइज। ठीक है, इफ एनिमल्स आर ग्रोन एट 29 डिग्री सेल्सियस बट नॉट एट 18 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, वो कहता है आई का साइज रिड्यूस तब हो रहा है जब टेम्परेचर 29 है, अब 18 पे नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये म्यूटेशन टेम्परेचर सेंसिटिव है, जिन्हें हम कंडीशनल म्यूटेशन से बोलते हैं। दिस हैपन्स इवन इफ द एनिमल्स बियर्स ए सिंगल कॉपी ऑफ दिस म्यूटेशन। अगर वो कह रहा है कि सिंगल कॉपी भी म्यूटेशन किया तब भी आपको ये देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखो क्या होता है ना, रिसेसिव के लिए तो दोनों कॉपी रिसेसिव होनी चाहिए, तो इसका मतलब ये रिसेसिव तो नहीं हो सकता, सिंगल कॉपी, तो इसका मतलब ये डोमिनेंट है। और क्योंकि 29 पे आई साइज रिड्यूस हो रहा है, 18 पे नहीं हो रहा है, तो ये टेम्परेचर सेंसिटिव है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, टेम्परेचर सेंसिटिव एंड डोमिनेंट म्यूटेशन। तो राइट आंसर विल बी योर डी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, टू टाइप्स ऑफ म्यूटेंट इक्वलाई वर आइडेंटिफाइड इन द हाइपर मिथाइलेशन म्यूटेंट। टाइप ए के अंदर डीएनए जो मिथाइलेटेड हो जाता है एट ए जीएटीसी सीक्वेंस एज सुन एज डॉटर डीएनए सिंथेसाइज्ड। कहते हैं कि जैसे ही डॉटर डीएनए बनता है उसका जीएटी से मिथाइलेट हो जाता है। इन द सेकंड टाइप जीएटीसी सीक्वेंस आर नेवर मिथाइलेटेड, विच म्यूटेंट विल हैव ए ग्रेटर इफेक्ट ऑन एमएमआर सिस्टम लीडिंग टू द एक्यूमुलेशन ऑफ स्पॉन्टेनियस म्यूटेशंस। ठीक है, देखो अगर तो आपने एक रिपेयर सिस्टम पढ़ा है जिसे बोलते हैं हम मिथाइल डायरेक्टेड मिसमैच रिपेयर सिस्टम, मिथाइल डायरेक्टेड मिसमैच रिपेयर सिस्टम। देखो इस रिपेयर सिस्टम का जो बेसिकली आपका फंडा होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, मिथाइल डायरेक्टेड मिसमैच रिपेयर। इसमें क्या होता है कि जैसे अगर मैं यहाँ पर शो करूं कि एक स्टैंड आपका ओरिजिनल है, या मतलब जिसको आप बोल सकते हो पेरेंटल स्टैंड है, ठीक है, ये नए ये आपका पेरेंटल है, तो इसमें जो जीएटीसी होती है उसकी मिथाइलेशन होती है। ठीक है, और जो अगर आपका जो नया डीएनए स्टैंड है, ठीक है, उसमें मिथाइलेशन नहीं होती नॉर्मली। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ए था, ठीक है, और यहाँ पर टी की जगह सी आ गया, तो जिसकी मिथाइलेशन हो रखी है वो सही है, जिसकी मिथाइलेशन हो रखी है वो सही है, इसका मतलब हमें इसे इसको ठीक करना है।
अब उसने हमें दो टाइप्स बताई हैं। एक टाइप ऐसी बता रहा है कि जिसमें जो नया स्टैंड बना उसकी भी मिथाइलेशन होगी। ठीक है। तो इस केस में क्या होता है ना, इस केस में फिर म्यूटेशन ज्यादा होंगी, क्योंकि ये वाला रिपेयर सिस्टम तभी काम करता है जब हेमी मिथाइलेटेड डीएनए होता है, जब एक तो मिथाइलेटेड है, ठीक है, दूसरा ना हो। क्योंकि टाइप ए के अंदर दोनों मिथाइलेट हो गए, ठीक है, तो उसके अंदर जो रिपेयर सिस्टम है ना, उसको पता ही नहीं लगेगा कि ए सही है या बेसिकली आपका सी सही है। क्योंकि अगर ए सही है तो उसको सामने टी करेगा, अगर सी सही सही है तो उसके सामने जी करेगा, क्योंकि दोनों स्टैंड की मिथाइलेशन होगी तो फिर उसको पता नहीं लगेगा कि कौन स्टैंड सही है। तो उसमें फिर म्यूटेशन ज्यादा आपकी एक्यूमुलेट होंगी, ठीक है। लेकिन अगर एक स्टैंड मिथाइलेटेड है तो रिपेयर सिस्टम को पता है कि ये वाला सही है और इसके सामने वाले को ठीक करना है। तो इसके अंदर जो टाइप ए है, क्योंकि उसमें डॉटर या जो नया डीएनए बना था वो भी मिथाइलेट हो गया, तो उसमें स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन के चांसेस क्या होंगे आपके, ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू बी। तो इसका आंसर क्या होगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेबल बिलो शोज टाइप्स ऑफ केमिकल म्यूटाजेंस एंड द नेम ऑफ म्यूटाजन। ठीक है, इससे अब सिंपल क्वेश्चन तो क्या आएगा आपका, बेस एनालॉग इज 5 ब्रोमो यूरेसिल, ठीक है, इंटरकलेटिंग एजेंट इथीडियम ब्रोमाइड, डीएमिनेटिंग एजेंट नाइट्रस एसिड, एल्काइलेटिंग एजेंट ईएमएस। तो ए का होना चाहिए 4, ठीक है, वैसे भी एक ही ऑप्शन में है, ए का 4, बी का 3, सी का 1, डी का 2। ठीक है, मतलब इससे सिंपल कुछ नहीं आ सकता, कि आपको बस ये पता होना चाहिए कि कौन सा एजेंट क्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, दैट इज बेस्ड ऑन कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट। 6 mutant yeast haploid requiring histidine supplementation for viability were fused in pairwise combination to form diploids. The requirement of the histidine was tested for diploids. The results are shown below, where plus indicates diploid combination yielding histidine prototroph। ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है कि जैसे आपके पास इसमें बेसिकली हमें क्या देखना होता है, जैसे पूछ रहे हैं ना कि हाउ मेनी डिफरेंट हिस्टिडिन बायोसिंथेटिक जीन्स आर रिप्रेजेंटेड अमंग द 6 म्यूटेंट्स। ठीक है, जैसे यहां पर हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप की, किसकी बात करते हैं, कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप। मतलब एक जीन में जितने भी म्यूटेशंस होते हैं उसको हम सेम कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप में रखते हैं। ठीक है, इसमें बस होता है आपको कैसे करना होता है, आपने माइनस देखने होते हैं। जैसे यहाँ पे माइनस, जैसे आपको क्या दिख रहा है कि माइनस है, माइनस हिस्टिडिन, फर्स्ट वाला माइनस है, उसके बाद आपका हिस्टिडिन 3 है और उसके बाद हिस्टिडिन 6 है। ठीक है, तो इसको हम एक ही क्या लिख सकते हैं, कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप। इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक ही कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हो एक कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप। तो जैसे आप माइनस माइनस वाले लिखो, 1, 2 एंड 6। ठीक है, 1, उसके बाद सॉरी 3, 1, 3 एंड 6। ठीक है, अब जो माइनस आ गया, अब आपने उसको दोबारा नहीं काउंट करना। जैसे अभी तक 2 अभी हमने नहीं किया, 2 और 4, आप इसको लिख सकते हो 2, 4। ठीक है, अब देखो 1 पहले आ गया था, 3 पहले आ गया, 6 पहले आ गया। ठीक है, 2, 4, 5। ठीक है, यहाँ पर क्या दे रखा है आपको, 2, 4 एंड 5। जैसे 5 हमारा, अच्छा इसके अंदर हमारा 2, 4 और 5 था, 5 भी जैसे पहले आ गया, जैसे इधर 1, 3, 6, इधर 2, 4, 5। 1, 3, 6 पहले आ गया, 2, 4, 5 भी पहले आ गया, इधर भी 2, 4, 5 है, इधर आपका 1 है, 3 और 6 है। ठीक है, तो इसका मतलब ये दो ही हमारे पास क्या बन रहे हैं, कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप। इसका मतलब क्या है, दो ही जीन्स इन्वॉल्व हैं फॉर इन द फॉर्मेशन ऑफ हिस्टिडिन। ठीक है, मतलब एक कॉम्प्लीमेंटेशन, देखो क्या होता है ना, एक जीन के अंदर जितनी भी म्यूटेशंस होती हैं उसको हम सेम कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप के अंदर रखते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा आपका 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन ड्रोसोफिला मिलानोगास्टर a cross was performed and the resulting progeny are indicated below। F1 progeny को हमने सिबमेटेड करा और F2 progeny को एनालाइज करा। द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स वर मेड बेस्ड ऑन द अबव क्रॉसेस एंड एनालिसिस ऑफ द प्रोजेनी। ठीक है, पहले क्रॉस देखते हैं। फीमेल है म्यूटेंट, उसका येलो बॉडी कलर है, सेपिया आई कलर है, इधर ग्रे बॉडी कलर है और रेड आई कलर है। ठीक है, अब फीमेल जो आई है वो कैसे आई है, ग्रे बॉडी कलर। ठीक है, फीमेल थी येलो, और बेसिकली क्या है कि मेल ग्रे था, तो फीमेल मेल में जब क्रॉस हुआ तो फीमेल ग्रे हो गई। ठीक है, और मेल हो गई येलो। ठीक है, लेकिन जो आई कलर है वो दोनों का ही रेड है। ठीक है, देखो इससे हमें एक चीज समझ आ रही है, क्योंकि फीमेल के अंदर एक्स क्रोमोसोम मेल से आना है। ठीक है, और
मेल के अंदर भी जो बेसिकली, क्योंकि मेल से एक एक्स क्रोमोसोम फीमेल में आता है और फीमेल से एक्स क्रोमोसोम किस में जाता है, मेल में। तो इससे ये तो पता लग रहा है क्योंकि फीमेल ग्रे है, इसका मतलब मेल के अंदर जो जीन है वो एक्स क्रोमोसोम के ऊपर है। ठीक है। और इधर येलो था तो मेल येलो हो गया। ठीक है, लेकिन आई कलर देखें, इधर आई कलर का था सेपिया। ठीक है, इधर क्या था, रेड। ठीक है। अब लेकिन फीमेल जो है वो वो तो चलो रेड आई कलर होगी, लेकिन मेल मेल भी रेड आई कलर है। इसका क्या मतलब है कि जो बॉडी कलर वाली जीन है वो तो एक्स क्रोमोसोम के ऊपर है, लेकिन ये जो आई कलर वाली जीन है ये आपकी बेसिकली ऑटोसोम के ऊपर है। ठीक है, क्योंकि अगर तो ये एक्स पे होती फिर इधर केस में फिर मेल सेपिया आता। ठीक है, तो यहां से हमें आइडिया हो रहा है कि जो आई कलर वाली जीन है वो आपकी, इट इज नॉट प्रेजेंट ऑन द एक्स क्रोमोसोम और सेक्स क्रोमोसोम, इट इज प्रेजेंट ऑन द ऑटोसोम। ठीक है, जैसे अब इसमें फीमेल है, जैसे अब ये येलो बॉडी कलर है तो इसको आप एक्स वाई एक्स वाई। ठीक है, और इसको हम सिंपली लिख लेते हैं कैपिटल एक्स वाई। ठीक है, ये डोमिनेंट है मतलब। ठीक है, अब देखो ना इधर से जो भी आपका, क्योंकि अभी सिर्फ बॉडी कलर की बात कर रहे हैं, तो मेल तो सारे कैसे आएंगे, एक्स वाई कैपिटल वाई, ये तो येलो बॉडी कलर आ गया, और फीमेल सारी की सारी कैसे आएंगी, ग्रे बॉडी कलर। ठीक है, क्योंकि मेल से एक्स क्रोमोसोम फीमेल में आ रहा है। ठीक है, सो इट हैज टू बी एक्स वाई वाई, और इसको हम सॉरी क्या लिखेंगे, एक्स, जो आपकी फीमेल है उसको हम कैसे लिखेंगे, एक्स एक्स वाई। क्या लिखेंगे, एक्स, क्योंकि एक्स क्रोमोसोम ये मेल से आया और दिस हैज टू बी एक्स स्मॉल वाई। ठीक है, तो फीमेल रेड आई कलर होगी क्योंकि रेड आई कलर जो है वो डोमिनेंट है किसके ऊपर, येलो बॉडी कलर के ऊपर। ठीक है, तो पहला क्या है कि जो म्यूटेशन लीडिंग टू द सेपिया आई कलर इज लोकेटेड ऑन ऑटोसोम, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, क्योंकि ये एक्स क्रोमोसोम के ऊपर आई कलर वाली जीन नहीं है। येलो बॉडी डोमिनेंट है, ये तो गलत है क्योंकि येलो आपको म्यूटेंट लिखा हुआ है, तो ये स्टेटमेंट मेरी फॉल्स है, पहली ट्रू है, दूसरी मेरी फॉल्स है। 1/4 ऑफ द F2 प्रोजेनी विल बी मेल्स विद येलो बॉडी कलर। ठीक है, अब देखो ये हमारे पास किसका जीनोटाइप है, F1 का। ठीक है, F1 का जीनोटाइप क्या है, एक्स एक्स वाई मेरी फीमेल है, और एक्स वाई वाई क्या है आपका, मेल है। ठीक है, अब इसमें अगर हम क्रॉस कराएं, ठीक है, क्योंकि उसके बाद ही F2 जनरेशन हमें पता लगेगी ना, तो एक्स एक्स वाई ये फीमेल है, एक्स वाई वाई, तो एक फीमेल तो आ गई एक्स एक्स वाई, तो मतलब ये तो कौन सी आ गई आपकी, रेड। अगर हम रेड बॉडी कलर की बात करें, ठीक है, ये वाली फीमेल फिर कैसी आएगी, ये येलो ही आएगी F2 के अंदर। ये मेल जो आएगा ये आपका ग्रे। ठीक है, सॉरी ग्रे था बॉडी कलर, ग्रे और क्या था आपका, येलो। ठीक है, तो ये फीमेल जो है, क्योंकि इसके अंदर एक एक्स है तो ये ग्रे, इसका बॉडी कलर ग्रे है। ठीक है, इसका तो येलो ही आएगा। ये जो मेल आया ये भी ग्रे आएगा। ठीक है, और दूसरा जो मेल बनेगा, ठीक है, दैट विल बी एक्स वी वाई, ये कैसा होगा आपका, ये येलो। तो उसने वही कहा ना कि जो 1/4 ऑफ द प्रोजेनी है, ठीक है, 1/4 ऑफ द F2 प्रोजेनी विल बी मेल्स विद येलो बॉडी कलर। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी मेरी ट्रू है। In this dihybrid cross, as the F1 progeny do not show 9:3:3:1 typical Mendelian ratio, the two genes can be assumed to be linked। ठीक है, अभी लिंक तो है ही नहीं ना, क्योंकि एक जो आई कलर वाली जीन्स है वो ऑटोसोम के ऊपर है। ठीक है, और जो बॉडी कलर वाली जीन है वो एक्स क्रोमोसोम के ऊपर है। ठीक है, देखो ना, पहला ट्रू है, दूसरा फॉल्स है, तीसरा ट्रू है, और चौथा भी क्या आपका, फॉल्स है, क्योंकि वो 9:3:3:1 दिखाएंगे, क्योंकि दोनों जीन्स जो हैं, क्योंकि येलो बॉडी कलर वाली या बॉडी कलर वाली जीन जो है वो एक्स क्रोमोसोम के ऊपर है, और जो आई कलर वाली जीन है वो ऑटोसोम्स के ऊपर है, तो दे विल शो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, और जब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगी तो वो मेंडेलियन रेशियो 9:3:3:1 को शो करेंगे। तो इसका आंसर होना चाहिए आपका, इट हैज टू बी ट्रू फॉल्स, इट हैज टू बी फर्स्ट। The following statements describe change in allelic frequency over time. Fixation of an allele is purely by chance, while other alleles are lost। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि क्योंकि अगर आपके पास जैसे दो एलील हैं या मल्टीपल एलील्स हैं तो वो प्योरली बाय चांस है। जेनेटिक ड्रिफ्ट कैन लीड टू द लॉस ऑफ सर्टेन एलील्स ओवर टाइम, रिड्यूसिंग जेनेटिक डाइवर्सिटी विद इन द पॉपुलेशन। वही है ना कि कुछ एलील रिड्यूस हो जाएंगी, कुछ आपकी क्या हो जाएंगी, गेन हो सकती है। चेंज इन एलील फ्रिक्वेंसी आर ड्यू टू पॉजिटिव सिलेक्शन। ठीक है, नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। देर इज अ प्रोनाउंस्ड इफेक्ट इन स्मॉल पॉपुलेशन वेयर
रैंडम इवेंट्स कैन ड्रास्टिकली ऑल्टर एलील फ्रीक्वेंसी। ठीक है, देखो पूछा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल करेक्ट स्टेटमेंट इफ एलील फ्रीक्वेंसी चेंज प्योरली ड्यू टू जेनेटिक ड्रिफ्ट। देखो जेनेटिक ड्रिफ्ट की जब भी बात होती है वो स्मॉल पॉपुलेशन पे ऑपरेट होती है, और जैसे उसमें हम कहते हैं कि जो बेसिकली आपके जो डिक्रीज आता है, ठीक है, कि जो एलील की फ्रीक्वेंसी है, जैसे एक एलील की फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है, मे भी दूसरे की इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो क्योंकि जेनेटिक ड्रिफ्ट ऑपरेट ही स्मॉल पॉपुलेशन पे होता है, जिसे हम सीबो लाइट इफेक्ट भी बोलते हैं, इसको हमने हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम के अंदर भी पढ़ा था। तो क्योंकि जब हम हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम कहते हैं तो उसमें हमारी एक एजम्पशन होती है कि पॉपुलेशन साइज शुड बी लार्ज, क्योंकि अगर पॉपुलेशन का साइज स्मॉल है देन जेनेटिक ड्रिफ्ट विल कम इनटू ऑपरेशन। ठीक है, तो एलील फ्रीक्वेंसी प्योरली बाय चांस, वाइल अदर फिक्सेशन हो सकता है एलील्स का, दूसरी लॉस्ट हो सकती हैं। जेनेटिक ड्रिफ्ट कैन लीड टू द लॉस ऑफ सर्टेन एलील्स ओवर टाइम। ठीक है, और this is pronounced effect in the small population where random events can drastically alter allele frequency। ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर एक की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है तो दूसरी की क्या होगी, आपकी इंक्रीज होगी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, ए बी एंड डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव दैट इज रिलेटेड टू द पेडिग्री एनालिसिस। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या गिवन है कि जो द पेडिग्री रिप्रेजेंट्स द inheritance of a monogenic disorder caused by defective enzyme encoded by mutant allele. The functional and defective enzymes can be resolved by page. ठीक है, that is polyacrylamide jelly electrophoresis. The alloenzyme pattern observed in some of the population in the families represented in the figure B, जो ये B figure आपको given है. The frequency of the mutant allele in the population is 0.04. ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर आप देखो तो बेसिकली हमें क्या देखने को मिल रहा है कि सेकंड जनरेशन का 1 2 3 4 बता रखा है और थर्ड जनरेशन का 1 2 3 बता रखा है। ठीक है, अब जिसको डिजीज है उसमें जो है वो है थर्ड जनरेशन का फर्स्ट, उसके अंदर एक ही बैंड है। ठीक है, बाकियों में इसका मतलब ये बैंड डिफेक्टिव एंजाइम का है और ये नॉर्मल एंजाइम का है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है ना, जैसे अब सेकंड जनरेशन का फर्स्ट है उसके अंदर एक जीन नॉर्मल है एक म्यूटेंट है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। द एलील एनकोडिंग द फंक्शनल एंजाइम इज हैप्लोसफिशिएंट। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि अगर एक भी एलील उसमें सही है, अगर एक भी हैप्लोसफिशिएंट मतलब एक भी सही है तो उसको डिजीज नहीं है, जैसे सेकंड जनरेशन के फर्स्ट को डिजीज नहीं है, तो ये सही है। द ट्रेड शोज 100% पेनिट्रेंस। अब पेनिट्रेंस का मतलब क्या होता है कि जितने भी जिसको जिसके जिसके अंदर भी बेसिकली सिर्फ डिफेक्टिव वाला जो बेसिकली एंजाइम है उन सबको डिजीज होनी चाहिए। ठीक है, जैसे अब देखो थर्ड जनरेशन का फर्स्ट है, इसमें एक ही बैंड आया है, इसके अंदर इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर जो दोनों एलील हैं वो डिफेक्टिव वाली हैं। अब थर्ड जनरेशन का थर्ड में भी एक बैंड आया है बट उसको डिजीज नहीं है, इसका मतलब ये 100% पेनिट्रेंट तो नहीं है। 100% पेनिट्रेंस का मतलब है जिसके अंदर अगर म्यूटेंट वाला जीनोटाइप है तो सबको डिजीज होनी चाहिए। ठीक है, तो ये तो ट्रू है, ये मेरा हो गया फॉल्स। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी दैट चाइल्ड बोर्न इंडिविजुअल सेकंड जनरेशन 3 एंड सेकंड जनरेशन 4 विल बी होमोजाइगस फॉर द जीन इज 1/4। ठीक है, अब किसकी बात कर रहा है वो, अब देखो सेकंड जनरेशन का जो 3 है और सेकंड जनरेशन का 4, सेकंड जनरेशन का 3 सेकंड जनरेशन का 4, अब इसके अंदर एक नॉर्मल है एक म्यूटेंट है, इसका मतलब ये भी कैपिटल स्मॉल है ये भी कैपिटल स्मॉल है। ठीक है, तो अब वो कह रहा है कि जो सेकंड 3 सेकंड 4 है विल बी होमोजाइगस फॉर द जीन इज 1/4। ठीक है, अब देखो होमोजाइगस तो कैपिटल भी होमोजाइगस है, स्मॉल ए भी होमोजाइगस है। जो कैपिटल स्मॉल ए को कैपिटल स्मॉल ए से कराओगे तो एक कैपिटल आएगा, एक स्मॉल ए दो कैपिटल स्मॉल ए आएंगे, तो होमोजाइगस तो दो आ रहे हैं चार में से, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। ठीक है, बोथ इंडिविजुअल्स 1 1 and 1 2 आर नेसेसरी हेट्रोजाइगोट। अब देखो जो हमें ये रिजल्ट दे रखा है ना, यहाँ पर हमें वन फर्स्ट जनरेशन का फर्स्ट और सेकंड के बारे में तो बता ही नहीं रखा है, तो हम नहीं बता सकते, क्योंकि इन दोनों की इन दोनों में जब मीटिंग हो रही है तो डिजीज तो इन दोनों को ही नहीं आ रही। ठीक है, अब इसमें दोनों केस हो सकते हैं कि या तो दोनों कैपिटल स्मॉल है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि एक आपका कैपिटल हो दूसरा कैपिटल स्मॉल हो। ठीक है, क्योंकि ये तो कैपिटल स्मॉल है ये भी कैपिटल स्मॉल है। ठीक है, तो हम नेसेसरली नहीं बता सकते, तो ये स्टेटमेंट भी आपकी फॉल्स है। तो इसमें ट्रू फॉल्स फॉल्स फॉल्स, तो इसका क्या आंसर होगा आपका ए।
ठीक है। तो ये सब क्वेश्चंस हमारे इस बार जेनेटिक्स एग्जाम में आए थे मॉर्निंग शिफ्ट में। ठीक है। तो आप देख सकते हो कि जनरली हमारे से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है। एक ही सिंपल क्वेश्चन आया था, जैसे टेस्ट क्रॉस से रिलेटेड था, फिर आपका फिनाइलएलानाइन हाइड्रोक्सिलेज, फिर ये म्यूटेशंस इन माइटोकॉन्ड्रिया, हार्डी विनबर्ग से रिलेटेड क्वेश्चन आया आपका। ठीक है। कई बार इसको कुछ पॉपुलेशन जेनेटिक्स का चाहे आप पार्ट मान लो, ये भी म्यूटेशन से रिलेटेड था, ये रिपेयर सिस्टम से रिलेटेड था, ये आपका म्यूटाजन से रिलेटेड था, ये कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट से रिलेटेड था। ठीक है। ये आपका एलील फ्रीक्वेंसी, ये भी हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम, एंड दिस वाज दे लिंक्ड योर पेडिग्री एनालिसिस विद द बेसिकली एसडीएस पेज। ठीक है। ये जनरली सिंपली पेज लिखा हुआ है कि पेज के साथ उन्होंने इसको लिंक किया था। सो this is all about this video. I hope you like this video. For all these kind of videos, please subscribe to our channel Biotech Sapiens. Thank you so much.